स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए जा रही हूँ। तो ये जैसा कि ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाकर देखा होगा कि बिहार दरोगा का मतलब 2018 का पीटी का जो क्वेश्चन था मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये 2018 का मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार दरोगा में ऐसा देखा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन का अहम रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन को फिर से सही करने के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक के जितने एग्जाम बिहार दरोगा के हुए हैं सबके क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास ला रही हूँ। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। यदि आप बिहार दरोगा 2023 की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, मतलब कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ साथ ही यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। और आप लोग को ये जानकारी दे दूं कि बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट करवा दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर उन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो चलो हम अपने वीडियो की आगे की ओर चलते हैं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, यहाँ से आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका साथ देगा। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे कि बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2018 के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका सबूत बिहार दरोगा 2018 के पहले क्वेश्चन में ही देखने को मिल गया है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहोगे तो उसमें एक क्वेश्चन देख कि सुनहरा चावल के बारे में मैंने बताया। मतलब बिहार दरोगा के ऐसा है कि रिपीटेड क्वेश्चन का जो पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा है वही मेंस में भी क्वेश्चन आया, तो यहाँ से तो एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुनहरा चावल, ये आप देखोगे पीटी वाले क्वेश्चन में था जो कि विटामिन ए था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होते। जैसा कि सभी को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरोपथेलेमिया। सुनहरा चावल जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल की एक प्रजाति है जो कि बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का पूर्ववर्ती से युक्त होते। इसे खाने में विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जैसे कि रतौंधी, अंधता, जीरोपथेलेमिया आदि के निवारण और बचाव में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन ही आपका रिपीटेड है जो कि पीटी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण। आगे की ओर चलते हैं जो कि है इसका एक्सप्लेनेशन में भी बता देना चाहती हूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु सितंबर 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह संधि 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे बोला जाएगा टाइफाइड है, तो टाइफाइड कैसे होता है, पानी एवं खाद्य पदार्थों से। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, ये दूषित पानी एवं दूषित भोजन का सेवन करने के कारण होता है। इसलिए आपको डॉक्टर एडवाइस देता है कि बाहरी खानों से दूर रहा है, जो मतलब कि फास्ट फूड वगैरह से। तो एक जीवाणु जनित रोग है जिसका कारण सैल्मोनेला टाइफाइड है, जो जीवाणु है। आगे की ओर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन सी है, रोहू और कतला। क्वेश्चन नंबर 5 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। भारत का वन अनुसंधान देहरादून में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना 1906 में की गई है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट। जो कि ये सारे क्वेश्चन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ, तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी जुड़ा हुआ वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो मैं ज़रूर यहाँ से आपका हेल्प कर सकूँगी। तो हिमालय की पर्वत चोटियों में कामेत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में, मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर तथा नामचा वारवा चोटी हिमालय में है। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह क्या है? प्राकृतिक आपदा या नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन वर्ष 2005 में कोबे जो कि जापान में है तथा तीसरा वर्ष 2015 में सेंडाई जापान में आयोजित किया जाता है। भारतवर्ष का नुनमाटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नुनमाटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम। नुनमाटी तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन ऑयल द्वारा वर्ष 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। आगे की ओर चलते कि गुलबदन बेगम मुगल शासक बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल के संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। सीरी शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली स्थित शहरी और सीरी का दुर्ग मंगोलों से संरक्षण हेतु खिलजी वंश के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी 1303 में बनवाया था। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो चित्तौड़ आक्रमण की बात हो रही, जो कि 1567 ईस्वी में हुई थी अकबर के समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय सिंह। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह वहां का शासक था। कौन था? उदय सिंह। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक राणा उदय सिंह थे। इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अंततः 1568 ईस्वी में कब्जा कर लिया था तथा इस राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो ये सबको पता है, शेरशाह का मकबरा बिहार में सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो कि शेरशाह के कालिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद विस्फोट से 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे मृत्यु हो गई थी शेरशाह की? तो 1545 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? तो कालिंजर के युद्ध में, जो बारूद के विस्फोट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर के लेखक। कथा सरित सागर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसे ध्यान से देखना। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सोमदेव है, जो संस्कृत भाषा में थी। वे कश्मीर के शासक अनंत के समकालीन शैव ब्राह्मण थे। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है, जो कि अपनी धुरी पर घूमती है। आगे की ओर देखोगे कि निम्न में से कौन जैनों के
23वें तीर्थकर थे। जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है तो इसे भी देख लेना कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले और नेमिनाथ 22वें तथा महावीर 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने मतलब कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अपना प्रख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ते और वो अपने क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, सरोजिनी नायडू कब थी? 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। मैंने बोला वर्ड को बढ़िया से पकड़ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाएगा तो हो जाएंगी कौन? एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी। तो ये अधिवेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो सर की उपाधि को जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर भीषण नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया था तथा शंकरन नायर ने, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कौन दिया था? शंकरन नायर ने। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6 हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस के कितने प्रांतों में बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? 1937 की बात किया जाता है तो 6 प्रांत में। तो यहाँ पे देखो 1937 प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बंबई प्रांत में इसे लगभग बहुमत मिला। तो इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल हुई। जो गठबंधन मंत्रिमंडल था, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भाई ढाका में किया गया था। किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खां किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906। कौन से 1906 में किया गया था? तो दिसंबर 1906 में ढाका में किया गया था। किसने किए थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां आदि द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गोविंद रानाडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे हैं। इसके साथ साथ यदि बात किया जाए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बम्बई में
प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तो जैसा कि आत्मा राम पांडुरंग नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो कि है गांधी जी। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि गांधी जी वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और वर्ष की है। मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। तो इसे आप लोग ध्यान से देखो। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद से, अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था, जो कि 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, देखो फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम पूछेगा तो अपना बिहार। तो यहाँ पे देखो, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, जो कि IMF है, तो इसका राइट आंसर सदस्य देशों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। तो यह अपना वित्तीय सदस्य देशों से प्राप्त करता है। IMF के सदस्य देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार इसमें योगदान देते हैं, जो IMF में उनके निर्धारित कोटा पर आधारित होता है। तो IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। कितने सदस्य है, तो 190 सदस्य। तो यहाँ से कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि IMF के मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। तो आप लोग जैसा कि जीके में सारे सब्जेक्ट देखते हो, इकोनॉमिक्स नहीं देखते हो, तो इकोनॉमिक्स से आपका बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे गलत होता है। सोच लेते हो कि मैं तो ऐसे ही मार दूंगा, तो नहीं, आपको इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, अभी हम आगे चलोगे तो इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी। अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखो कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। स्टैगफ्लेशन वस्तुतः आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति की संयुक्त स्थिति है, जबकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी दर शामिल होती है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, CRR कम कर दी जाएगी। तो केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण देने हेतु तरलता की उपलब्धता कम होगी। उसी प्रकार संविधिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ाने पर भी बैंकों के पास तरलता कम होगी, जबकि CRR कम करने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए तरलता अधिक होगी, जिससे बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, जो कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, BSNL। निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है, जो कि BSNL नहीं है, बाकी वेल है, सेल है और गेल है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, तो यहाँ पे बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में सही क्या क्या। सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन।
सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है, तो ये सभी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो फिर से आपका वो हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझना कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के बारे में पूछा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। उनकी अध्यक्षता में 1950 में योजना की स्थापना हुई तथा पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देश पर के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर, पहले तो यहाँ पे देखो कि महालनोबिस मैंने क्यों बोला, क्योंकि नियोजन के वास्तुकार पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लेकिन वो किसके पे तैयार किया गया था? तो महालनोबिस। मतलब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो नियोजन, ऐसे तो राइट आंसर ऑप्शन डी को बताया गया, लेकिन यहाँ पे देखना प्रथम पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट उन्हीं के निर्देश पर, मतलब के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था, जो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित है। हालांकि उनके द्वारा विद्वान पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन के वास्तुकार की संज्ञा देते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसे भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि दो आंसर आपके सही होते हैं, लेकिन यकीन मानो आप उन दोनों में से किसी को भी टिक करोगे तो आपके राइट आंसर में ही ऐड हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसके बदले आपको बी या डी ही मारना होगा। ऐसा नहीं कि ए और सी मारोगे तो आपका राइट आंसर नहीं, उससे रिलेटेड मारोगे तब आपको नंबर मिलेगा। आगे की ओर चलोगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का पहले कार्य को देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, ये है। करेंसी जारी करना, ये भी है उनका कार्य। नगद आरक्षण का संरक्षण, ये भी है उनका कार्य। मतलब कौन सा नहीं है? तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, जो कि नहीं है, वो एसबीआई का काम है। क्वेश्चन नंबर 31, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? जो पीली क्रांति है। तिलहन मतलब पीली क्रांति। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये किस में है? तो केरल में। 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो IMF का मुख्यालय आप लोग बताओ, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो उसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC। तो ये सब याद किए रहो, ये आगे में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करें। अब दिए गए त्रिभुज की कुल संख्या यहाँ पे सोच रहे होगे कि कैसे निकाले, कितना ज्यादा है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका राइट आंसर 28 हो गया, वो मैं बता रही हूँ कैसे हुआ। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, पहले 4 4 देख रहे हो, 4 बॉक्स है। तो 4 गुने 2, मतलब एक में कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 24। तो ये ऐसे ही हो गया। मतलब कि इसको भी बनाने का एक ट्रिक होता है, कैसे होता है ये बता रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे बॉक्स कितने हैं? 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब कि यहाँ पे 8 त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे। टोटल अभी तक बने हैं 24 त्रिभुज। अब 24 त्रिभुज बने हैं, ठीक। फिर ये दोनों को, मतलब कि इसको मिलाओगे तो वो एक त्रिभुज हो जाएगा, इसको मिलाओगे तो 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस लाइन को मिलाओगे और इस लाइन को मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 2 तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 28, टोटल 28। तो इस ऐसा रीजनिंग का भी ट्रिक मैं बताऊंगी, जो कि आपको इजी वे में वो सॉल्व हो जाएगा बिना देखे। फिर से आ गया फेवरेट क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी से है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो देखो, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4 के ए में।
जो कि मैंने बताया है, पढ़ाया है इसके बारे में, तो आप लोग जाकर देख सकते हो पॉलिटी के मौलिक कर्तव्य वाला वीडियो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए संविधान के भाग 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51 के ए में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से अनुच्छेद 51 के ए के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? 11। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने थे? 4 के ए में, 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ने के बाद क्या हो गया? 11। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, ये कथन है हेगेल का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मन विचारक हेगेल का कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब किया गया था? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा के बारे में बोला जा रहा है, जो 1929 और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके तहत डोमिनियल दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज की राज्य की घोषणा किया गया था। किसको त्याग किया गया था? डोमिनियल दर्जे की मांग को। आगे की ओर चलते, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आप लोग ऑप्शन में लिखो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिनके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 के जस्ट 2 दिन आगे हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वे अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1909 ईस्वी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट 1919 लगाते थे, जो कि गलत है। तो सांप्रदायिक मतलब कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सर्वप्रथम विधान परिषद में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था के साथ साथ भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं आवश्यक है? तो ये आवश्यक नहीं है अधिगृहित संपत्ति। भारत में जन्म, वंशानुकरण, देशीकरण के आधार पर तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अधिगृहित संपत्ति द्वारा भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बात हो रहा था। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करता है तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका नहीं है? किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बता दिया था, तो आप लोग देख सकते हो कि विधान यहाँ पे वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है।
कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के हैं? तो कौन सा है? 15, 16, 19 और 29। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुल अधिकारों का संरक्षण तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 सत्य कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 सत्य कथन क्या है? कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जो कि सही है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि मैंने बता दिया, तो आप लोग क्लास कर लो जाके वहां पे। इस क्वेश्चन नंबर 46 सत्य कथन चुनिए, तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा, जो कि वित्त आयोग की संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, ये भी सही है, तो ये भी देख लेना। इसके साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर 47 है कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और ए कैसे होगा? गण पूर्ति 1/10 होता है, तो 250 का 10 कितना हो जाएगा? 25। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका राइट आंसर एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनो ट्यूब की निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिनीज, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होते? कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेल धातु। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस, ये याद कर लेना। एस्बेस्टस क्या है? फेफड़ा का सफेद कैंसर। फेफड़ा का सफेद कैंसर मेसोथेलियोमा का मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी होती है, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखोगे कि क्या है? वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो गलत कथन चुनने के लिए पहले सही क्वेश्चन देख लेते हैं कि वित्त आयोग ऑप्शन नंबर, ऐसे तो आप लोग देख रहे हो कि ए और बी गलत क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है ये भी देख लो एक बार कि वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, जो कि बहुत गलत है। वित्त आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, ये सब सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 जैसा कि आप लोग को पता है कि मेंस में रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वाला सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बड़ा का अर्थ प्लस, इधर का अर्थ माइनस, सिंबल चेंजिंग दिया हुआ। विलुप्त शब्द, तो कौन सा विलुप्त शब्द है? तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि 15, 17, 19 मतलब सब में 2-2 ऐड कर दिया गया है, तो आपका आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नंबर सीरीज मतलब हर एक नंबर में 2 से गुना कर 1 ऐड करते चल जाओ, जैसे 1 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन, यदि जिनको सॉल्यूशन चाहिए। फिर है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध होगा? तो नवीन का मोहन का मामा हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिखा रही हूँ। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो
और देखो कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर दिए हुए अल्फ़ाबेट मतलब कि नंबर से दिए हुआ है, जो कि एक के बाद कितने नंबर ऐड हो रहा है ये है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो 60 नंबर क्वेश्चन, यदि घड़ी में दर्पण में प्रतिबिंब 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पे मिरर वाला दिखाई दे रहा है 11:40, मतलब कि आपका वो हो जाएगा वास्तविक समय 12:20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होगा। तो अपचयन नहीं होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे की ओर चलते, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है, जो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो ग्रीन हाउस के गैस के कारण क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस के गैस के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब UNFCCC के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर 1997 में क्योटो, जो कि जापान में, हस्ताक्षर हुए थे। यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है। इसके साथ साथ ऊर्जा का स्तूप मतलब पिरामिड होता है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के मध्य एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है, तो बिलो पेड़। ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, उनका नाम क्या है, तो निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है ये भी बताओ, तो उनका नाम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा। तो बताओ क्योंकि मैं तो यहाँ पे बताऊंगी क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा कुट फल है, कुट फल कौन है, पोम। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है तो उस फल को कुट फल कहते हैं, जो कि पोम फल है, जैसे कि सेब, नाशपाती, जिसमें अंडाशय के साथ साथ उस फूल का कुट भी आता है। तो आगे की ओर चलते हैं, कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है, नेफेंथिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्नगत विकल्पों पादपों में नेफेंथिस कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे का अपनी पोषण आवश्यकता विशेषकर नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के भक्षण से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें, ये क्वेश्चन इस बार वाले में भी आया था, जो कि 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि सही है। यहाँ पे देखो आंशिक रूप से 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में बता रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया था, नहीं, आंशिक रूप से कुछ को छूट दिया गया था चीनी व्यापारी को। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश व्यापारी को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई थी, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी, चीनी से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, चीन से कंपनी ने चाय व्यापारी को सुरक्षित रखा था। तो इसका गलत पूछ रहा है तो गलत आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे 1813 का चार्टर एक्ट है क्या, उसके बारे में बताती हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि अफीम, चाय और चीनी के व्यापार की कंपनी को एकाधिकार बना रहा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट पूछा जाएगा तो 1833 के चार्टर के अकाउंट के तहत पूर्णतः समाप्त किया गया था। 1813 में आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। यदि पूछा जाएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल है, रॉकेट के प्रणोदन में कौन सा शामिल है, न्यूटन के तीसरा नियम।
जो कि संवेग के नियम के होते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर को तो पता ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, क्योंकि वह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंडों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अन्य ग्रह उनकी टक्कर से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल दाब पारे को 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब पर होने वाली पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वायुमंडल दाब घटने लगता है। घटने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, तो वायुमंडलीय ताप पारे के 76 सेंटीमीटर से कम होने पर पानी का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, अर्थात पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबालने लगेगा। 74, सूर्य व तारों का ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। सूर्य व तारों का ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के प्रभावित होता है, जिससे उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट के संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके जल में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। ये नाइट्राइट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में अक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, ऑप्शन नंबर सी, ओवर कॉमन फ्यूचर। 77, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 78, मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो रबर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मेघालय की गारो पहाड़ी कौन से फसल के लिए उत्पादन के लिए होती है? तो रबर। मेघालय की गारो पहाड़ी मुख्यतः चाय तथा वर्तमान में रबर बागानों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में वन नीति संशोधन कब किया गया था? तो वन नीति संशोधन कब किया गया था? 1988 में। ऑप्शन नंबर डी। नेफा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।